नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आरजेएस के एग्ज़ाम की, तो कौन कौन से नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं और कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। आरजेएस का अच्छा क्वालिटी है, हाँ सिलेबस थोड़े थोड़े दिनों में चेंज करता रहता है और आप कर सकते हो, टेंशन नहीं करो। ठीक है, हम बात करते हैं सिविल की। सिविल में इन्होंने क्या नया जोड़ा है? हिंदू लॉ, ठीक है, मुस्लिम लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट। अच्छा है, स्टाम्प एक्ट नहीं जोड़ा, समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये हमारे सील में जुड़ गए। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। स्पेसिफिक पहले से था, लैंड कंट्रोल था, हिंदू लॉ आ गया आपका, मुस्लिम लॉ आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया, मुस्लिम लॉ आ गया, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट आ गया, ठीक है। कितने जुड़े अपने नए लॉ? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से ये एक लोकल है और ये लोकल है, बाकी सारे कॉमन है। हिंदू, मुस्लिम, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये चारों हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, रजिस्ट्रेशन एक्ट बिहार में भी है। ये ना बिहार में तो सारे हैं, क्योंकि लोकल तो अपने होंगे चाहिए ना, बाकी तो सब में हैं। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल की। क्रिमिनल में कौन सा सब्जेक्ट नए जुड़े हैं? आईटी एक्ट, ठीक है, और राजस्थान एक्साइज एक्ट। राजस्थान एक्साइज एक्ट तो क्या अभी भी एपीओ का एग्जाम जो दे के आए ना, उनके लिए अच्छा है। और हाँ, एनआई एक्ट को पूरा कर दिया, तो मुझे लगता है एनआई एक्ट को पूरा करते तो फिर सिविल में भी लगाना चाहिए था, इन्होंने लगाया नहीं है। तो मेरे हिसाब से एनआई एक्ट में वापस आएगा कोई नोटिफिकेशन, क्योंकि एनआई एक्ट का जो पूरा पार्ट है ना, सिविल का पार्ट है वो। और जब लास्ट टाइम हमारे पास एनआई एक्ट था ना, तो सिविल लॉ में था, बट इस बार सिविल में दिख नहीं रहा है, तो शायद हो सकता है चैप्टर 4 को ठीक कर सकते हैं, बाकी नहीं तो एनआई एक्ट है ही है। तो नया क्या जुड़े? राजस्थान एक्साइज एक्ट और आईटी एक्ट, बस इतने एक्स्ट्रा जुड़े हैं। कितने हुए? 2। और ये पूरा कर दो, इसको 3 कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो आपके ये जुड़ गए, ठीक है। ज़्यादा कहाँ जुड़े? 10 तो 18 पहले थे, 18 10 28 ही हो गए भाई। 18 तो पहले थे ही थे हमारे, अब 28 हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ? 3 न्यू क्रिमिनल लॉ जोड़ दिए, 3 न्यू क्रिमिनल लॉ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं बताती हूँ। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम आरजेएस दिया वो तो नए लॉ पढ़ने लग गए, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो भी नए लॉ पढ़ने लगे। तो नुकसान किसका हुआ? ये नए बच्चों का, जिन्होंने पुराने लॉ छोड़ दिए। बाकी जिन्होंने पहले आरजेएस दिया उनका तो कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले तीनों सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। अब आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि नए सब्जेक्ट जोड़े हैं इतने सारे, तो क्या क्वेश्चन अब डायरेक्ट आएंगे? क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे या घुमा के आएंगे, जैसे कि आरजेएस 2023-24 में आए थे, 23-24 में आए थे। सवाल आता है कि क्वेश्चन घुमा के आएंगे डायरेक्ट? अब तो सिलेबस बड़ा हो गया, अब तो डायरेक्ट आने चाहिए, घुमा के नहीं। तो बच्चे मुझे कॉल करते हैं, खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आंसर देते हैं। अब भैया मुझे क्या पता घुमा के आएगा, अंदर से पूछेंगे, बाहर से, मुझे क्या पता। आपको तो पूरा पढ़ना है, आपको तो पूरा ही पढ़ना चाहिए। प्री के लिए तो पूरा पढ़ो, मेन के लिए भी मैं तो पूरा ही पढ़ो। सेलेक्टेड कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, इनडायरेक्ट, इजी आएगा, टफ, कुछ नहीं पता, बस आप पढ़ते जाओ। नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, न्यू क्रिमिनल लॉज और ओल्ड क्रिमिनल लॉ के अंदर क्वेश्चन कंपेरेटिव पूछे जाएंगे कि सेक्शन वाइज पूछे जाएंगे, या डायरेक्ट पूछेंगे, या अंदर से पढ़ना है? एक बार हाई कोर्ट को कॉल लगाओ इसके लिए। मुझे क्या पता भाई कैसे पूछे जाएंगे, मुझे इतना पता है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे इतना पता है हमें सिलेबस पूरा पढ़ के जाना है। अब कंपेरेटिव तो सवाल मेन में पूछते हैं, प्री में क्यों पूछेंगे कोई? लेकिन फिर भी आपको दिक्कत है तो एक बार हाई कोर्ट को कॉल लगाओ कि सर आप बता दीजिए हमें क्या पढ़ना है, पूरा पढ़ना है या आधा पढ़ना है, हम ज़्यादा फोकस पुराने वाले लॉ पे करें या नए वाले पे करें। मैं लिटरली बता दिन भर मेरे पास यही कॉल आते रहते हैं, तो मैं यही कहती हूँ फिर बेटा एक बार हाई कोर्ट को फ़ोन करो। और तो क्या कहूँ, तो चिढ़ जाते मुझ पे, आप में बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा घमंड है, बताती नहीं है। अरे भाई मैंने कॉल सेंटर नहीं खोल रखा है, और ना ही मैंने किसी वीडियो में कहा मुझे पूछिए मैं आपको बताती हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने कभी नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा ये बात। भैया मैं अकेली पढ़ाती हूँ,
मैं उतना पढ़ाती हूँ कि बच्चे मेरे पास आ जाए, उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और मेरी मेहनत उनकी मेहनत जुड़कर उनकी डेस्टिनी सपोर्ट करके उनका सिलेक्शन हो जाए। मेरी यहाँ अकेली पढ़ाने वाली हूँ, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर नहीं है मेरे पास। गारंटी इतनी है कि जो पढ़ाऊँगी वो याद हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इतनी गारंटी है। इतनी मेहनत कराती हूँ कि मेरी मेहनत आपकी मेहनत से जुड़ जाती है। तो 60% मेरी तरफ से, 40% अब आपका डेस्टिनी। मेहनत 60% होती है पर 40% डेस्टिनी होती है। तो मेरा टारगेट आपको कानून याद कराना है, कानून को समझाना है, कंटिन्यूटी लाना है, प्री मेन को साथ साथ कैसे करना वो कराना है ना। मेरा काम आपका ये गारंटी नहीं है सिलेक्शन दे दूंगी, या ये गारंटी नहीं किसी में से आएगा इसमें से नहीं। हाँ, ये ऊपर वाले की कृपा है कि जो पढ़ाती हूँ वही आता है। एपीओ में जो पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं गया, आज तक आरजे से पढ़ाई, इवन यूट्यूब पे जो पढ़ाती हूँ वो एज इट इज एग्जाम आते हैं। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद है। लेकिन मैं पढ़ाती हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम छुड़वाना नहीं है। नंबर 1, मैं गारंटी नहीं देती कि सिलेक्शन होगा ही होगा। अरे मेरी खुद की गारंटी नहीं, अगले पल जिंदी रहूँगी या मर जाऊँगी, मैं सिलेक्शन की कैसे गारंटी दे सकती हूँ? कोई पेपर लीक थोड़ी होता है कि पेपर लीक हो जाएगा इसलिए मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगी। ना ना ना, हमारा काम मेहनत करना है। हाँ, आपको इस लायक बना देंगे कि सेक्शन आपका टिप्स पे होंगे। अरे मेरे पढ़ाए हुए इतने बच्चे आज कोचिंग चला रहे हैं। देखो डेस्टिनी नहीं, मैंने क्या कहा 60% मैं पढ़ाऊंगी, 40% आपकी डेस्टिनी होगी, राइट। तो मैंने 60% इतना दिया कि बच्चों ने जितनी मुझे फीस देना उनसे 100 टाइम तो कमा चुके हैं। यानी उनके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर थे कि आज वो कोचिंग में अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनकी कोचिंग चल रही है और अच्छा कमा रहे हैं। क्योंकि 40% डेस्टिनी होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं ना। लास्ट टाइम 222 सीटें आई थी, 222 सीटें आई थी। कई बच्चे कहते हैं इस बार तो 44 ही सीटें हैं मैडम, 44 बहुत कम है, पूरा हरियाणा एग्जाम देने आएगा, पंजाब आएगा, दिल्ली आएगा, उनको फ़ायदा हो गया। अरे भाई, जब 222 में नहीं हुआ तो 44 का क्या है? होना होगा तो 44 में भी हो जाएगा, और नहीं होना होता तो 222 में भी नहीं हुआ। तो सीटें डजंट मैटर, मैटर इज आपकी प्रिपरेशन, आपकी हार्ड वर्किंग। आप दिन के 15-16 घंटे पढ़ो तो सही, एक एक सब्जेक्ट को 50 बार रिवीजन करो तो सही, ऊपर वाला भी कहेगा सिलेक्शन दे दो। आप सुनना, मेरे यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो आप सुनना उनको। मेरे यहाँ सबसे पहली क्वालिटी में बता दूँ, मेरे यहाँ पे ओनली 37 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। कितने बच्चों का? सिर्फ 37 बच्चों का हुआ है 222 में से। और 37 में से 2 बच्चे मेरे यूट्यूब स्टूडेंट है। तो बच्चे कितने? 35 बच्चों का हुआ है। ये 35 में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिससे मैंने फीस नहीं ली हो। मैं फ्री में कोई क्लास नहीं चलाती, मैं फ्री में कोई टेस्ट सीरीज नहीं चलाती, मैं कोई 200-200 रुपये 100-100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा के मॉक इंटरव्यू क्लासेस नहीं चलाती, और ना ही मैं फ्री में इंटरव्यू क्लासेस चलाती हूँ। ये जो भी 35 बच्चे ना, ये पूरे के पूरे वो बच्चे जिनको मैंने फीस लेके पढ़ाया है। इसका मतलब मैं फ्री वाली फ़ोटो नहीं लगाती, क्योंकि मैं ऑथेंटिक बच्चों की लगाती। जो मेरा आया पूछ लेना उनसे कि भाई आपने मैम क्या कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। हाँ, 2 बच्चे यूट्यूब वाले, उनका मैं थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने यूट्यूब से पढ़ा और मुझे धन्यवाद दिया। ऐसे बच्चे कभी मिलते हैं, उनके लिए तो हमेशा आभारी रहूँगी मैं। तो हमारे यहाँ पे पढ़ाने वाली मैं अकेली हूँ, पूरा कोर्स मैं अकेली पढ़ाती हूँ, फ्री में नहीं पढ़ाती। भैया मेरा घर से कोचिंग से चलता है, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, इसी से चलाती हूँ घर मेरा। सुबह शाम पढ़ाती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ, जो बच्चे आते हैं उन पर अच्छी मेहनत करती हूँ और अपना घर चल जाए, ये हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो झूठी फ़ोटो नहीं लगाती, फ्री में कुछ नहीं देती, फ्री में इंटरव्यू करा के फ़ोटो नहीं लेती मैं, नहीं चाहिए मुझे फ़ोटो, कोई बात नहीं। 222 में से 35 बच्चों का सिलेक्शन है, 37 कोई इशू नहीं है, हुआ तो है ना। ये 37-35 भी मेरे बच्चे हैं। एटलीस्ट आप कभी इनको फ़ोन करोगे तो ये नहीं कहेंगे हम कब गए थे उर्मिला मैम क्या, ये कभी नहीं कहेंगे, कहेंगे यस हम मैम के पास गए। ये भी कहेंगे मैम बहुत मेहनत करती है, मैम बहुत दिल से पढ़ाती है, ये भी कहेंगे, इतना भरोसा है। यहाँ के खड़ा हुआ जो बच्चा आपने देखा इंटरव्यू उनके सुनना, कहीं ऐसे नहीं कहा मैम 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 सब कुछ है मैम, नहीं कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि बेटा मुझे धन्यवाद दे ना दे, आपसे ये बताइए आपका स्ट्रगल क्या था। आप जाके देखना, हमारे यहाँ पे लगभग 10 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, 200 की क्वालिटी देखना। सिर्फ मैम यूनिक्लो क्लासेस की फालतू तारीफें नहीं कराई मैंने, क्योंकि वो बच्चा जब यहाँ खड़ा है इट्स मीन वो यूनिक्लो क्लासेस का है, उर्मिला मैम के साथ खड़ा है, तो मेरी क्या तारीफ करना, वो मेरे साथ खड़ा है ना, वही अपने आप एक तारीफ है। मैंने उनसे ये कहा बेटा आप मुझे धन्यवाद नॉर्मल दीजिए, आप ये बताइए आपका स्ट्रगल क्या था, आपने कैसे जर्नी को पार किया जो लोगों के लिए काम आए। वो बच्चे कि मैडम आपके लिए, अरे मैंने कहा धन्यवाद, तुम खड़े हो ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ना रेस्पेक्ट है, मेरे लिए धन्यवाद है, मेरी तारीफ है, मुझे फालतू नहीं चाहिए तारीफ। आप बच्चों को बताओ, तो आप देखना सबके वीडियो सुनना, उन्होंने बताया है कि उनको ये पता ही नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन कितनी बार हो गया उनके जीवन में। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें 2-2 3-3 बार बैरक खरीदने पड़े, ये बैरक की हालत हो गई। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 44 सीट में सिलेक्शन चाहिए तो एक एक सब्जेक्ट को 50 बार पढ़ लो,
मतलब आप ही भूल जाओ मैंने कितनी बार पढ़ा, 50, 60, 70, पता ही नहीं चला आपको। ये नहीं आपको लगे यस अब तो रात को सो तो भी आंखों के सामने बस वो सेक्शन ही दिखे, वो सब सेक्शन नहीं दिखे, वो केस लो ही दिखे। अगर ये स्थिति है तो आपका सिलेक्शन है। और जो 222 सेलेक्ट हो रहा है सबकी स्थिति ऐसी थी, आप फ़ोन करके उनसे पूछ लो। उससे पहले जो सेलेक्ट हुए ना 197 उनकी भी स्थिति ऐसी थी। उससे पहले जो सेलेक्ट हुए 120 बच्चे उनकी भी स्थिति वैसी थी। उनसे पहले जो 35 बच्चे सेलेक्ट हुए ना उनकी भी स्थिति वैसी थी। इस लेवल की आप तैयारी करते हो ना तो ऊपर वाला भी कहता है भैया अब इसका समय आ गया, इसको दे दीजिए। जैसे संसार से जाने से हम लोगों का समय आता ना कि भैया अब इसका समय पूरा हो गया संसार में। अभी मैं ना देख रही थी एक न्यूज़, 2 बच्चे आराम से 2 व्हीलर चला रहे थे, आराम से, इतने में ट्रक आती है लहराते हुए और वो ट्रक इन पे घिर जाती है। अब बताओ बच्चे आराम से चला रहे थे गाड़ी, ना रॉन्ग साइड थे ना कुछ नहीं, लेकिन वो ट्रक अचानक से आती है और दोनों बच्चों पे घिर जाती है, दोनों मर जाते हैं। उनका समय आ गया, वो चल दिए। जयपुर के अंदर वो कांड हुआ था गैस वाला, एक बंदा आया जिसकी गाड़ी से टक्कर हुआ वो बच गया, लेकिन उस टक्कर से 30 लोग मर गए, यानी एक आदमी खुद तो बच गया लेकिन समय 30 का आया था। ठीक वैसे ही आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि ऊपर वाला भी कहता है अब इसका समय आ गया, इसको सेलेक्ट कर लो, अभी सिलेक्शन के लायक हो गया, इसने अपना तन मन धन सब लगा दिया जीवन में, इसने इतनी तैयारी कर ली है इतनी कि अब इसका सिलेक्शन तो होना ही पड़ेगा, हमें कराना ही पड़ेगा। दैट इज़ अ डेस्टिनी। आप कहते हो इस जुडिशरी वाले लेते ही नहीं है साहब, एग्जामिनर लेते ही नहीं है। अगर तेरी रेखाओं में लिखा है, तेरी डेस्टिनी में लिखा है तो होके रहेगा, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। लास्ट टाइम राजस्थान एडीजी में 4 बच्चे सेलेक्ट हुए, क्यों? क्योंकि उनकी डेस्टिनी में लिखा है भैया लेना ही पड़ेगा। जिसकी डेस्टिनी में ऊपर वाले ने लिख दिया है तो लेना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और नहीं लिखा है तो बाकी स्टेट वो पूरे सेलेक्ट ही नहीं करते गुजरात, लेकिन राजस्थान की क्वालिटी है, जितने स्टूडेंट होते लेते हैं तो राजस्थान में जो आता है उसकी डेस्टिनी भगवान लिख के भेजता है ही। राजस्थान की धरती इतनी बढ़िया कि सबकी डेस्टिनी यहाँ पे चमक जाती है। तो आप सिर्फ मेहनत करो। और रही बात कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की, हम आपको 60% ही मदद कर पाएंगे, 40% आपकी डेस्टिनी काम करेगी। बाकी हमारा तो टारगेट है, देखो मैं कैसा पढ़ाती हूँ। आप यूट्यूब पे जाओ, मैंने जैसे प्रोबेशन एक्ट पूरा पढ़ा रखा है, मैंने रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा पढ़ा रखा है, सीआरपीसी चैप्टर 1 से 6 पढ़ा रखे हैं, बीएनएस के चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा रखा है, बीएनएसएस पढ़ा रखा है। आप फिर एक सेक्शन से समझ जाओगे मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। पूरा नहीं पढ़ाती, अधिक जानकारी के लिए क्लास बुलाती हूँ, बट उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं। फिर हमारे यहाँ पे इस बार टेस्ट सीरीज जैसे है साथ साथ ही चलाएंगे हम, सप्ताह होते प्री प्लस मेन के टेस्ट एक साथ, बाद में कुछ नहीं। और जरूरत पड़ेगी तो हर 3 दिन में टेस्ट, नॉट 1 वीक, हर 3 दिन में टेस्ट। सोम मंगल बुध पढ़ा, गुरुवार को टेस्ट, शुक्र शनि रवि पढ़ा, सोमवार को टेस्ट, हर 3 दिन के अंदर टेस्ट। क्योंकि टारगेट यही है कि हाँ हर बार रिजल्ट थोड़ा सा कम रहता है, बहुत कम रहता है, नॉट थोड़ा सा बहुत कम। इस बार टारगेट है कि 44 के 44 बच्चों की फ़ोटो मेरे कोचिंग सेंटर में होनी चाहिए। इसका मतलब ये 44 के 44 बच्चे कहीं ना कहीं, चाहे टेस्ट सीरीज से, चाहे इंटरव्यू क्लासेस से, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज से, चाहे रैपिड रिवीजन कोर्स से, चाहे फाउंडेशन बैच, कहीं से कहीं मुझसे जुड़े हो, उनका सिलेक्शन कराना है। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना कि इस बार इन 44 बच्चों का सिलेक्शन मेरे यहाँ से करवा देना और मेरे बच्चों की मेहनत करा कि इनकी डेस्टिनी आप सपोर्ट कर देना, मेहनत मैं करवा दूँगी। ठीक है, तो बस आप लोग मेहनत कीजिए और ये नए सिलेबस आपके जो इसमें जुड़े हैं आप इनके आराम से बैरक खरीद लीजिए। ठीक है, बैरक डिगलोट लाओ तो भी चलेगा। हाँ, कुछ बैरक तो आपको जैसे ना राजस्थान के लोकल तो राजस्थान के लोकल में मिलेंगे, वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों सबकी PDF पड़ी होती है। आप तो अपना प्रिंट आउट निकालो। एक और अच्छा आइडिया बताओ आप लोगों को, आप लोग क्या करो, अपने जितने माइनर है ना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट है, अपने सारे प्रिंट आउट निकाल लो, सारे माइनर का निकाल के उनको सबको बाइंडिंग करवा लो और एक साथ रख लो। तो उससे क्या होगा, जब भी रिवीजन करना माइनर हमेशा आपके एक साथ रहेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम की दिक्कत क्या है कि PDF हिंदी में बहुत अजीब लैंग्वेज होती है, समझ ही नहीं आएगा। फिर भी हिंदी मीडियम वालों के भी एक आइडिया है, आप अपने सारे बैरेक्ट के जो बैरेक्ट होते हैं ना उनकी फोटोकॉपी करा लो, फोटोकॉपी करा के उनको बाइंडिंग करा लो। जैसे मेरे पास एक किताब है, ये मेरे पास है ना काफ़ी साल पुरानी है, हाँ इसमें अमेंडमेंट हो गए तो वो मैं पर्चियाँ लगाती रहती हूँ। तो ये एक ऐसी किताब है मेरे पास, ये बहुत पुराना एडिशन, अब तो मार्केट में मिलता नहीं है। ये एडिशन है 2009 का, है ना। इसके अंदर मेरे पास 19 माइनर एक्ट हैं, यानी माइनर के मेजर भी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, TP भी हैं, SRA भी हैं, रजिस्ट्रेशन भी हैं, इसके अंदर इजमेंट भी हैं, पार्टनरशिप भी हैं, सेल्फ गुड्स एक्ट भी है, NI भी हैं, हिंदू लॉ भी हैं, मुस्लिम लॉ भी है, लिमिटेशन भी है। तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, एक किताब होती है, फटाफट फटाफट सब देख लेती हूँ मैं। वैसे मैं क्रिमिनल का भी 3 in 1 रखती हूँ मैं, ताकि फटाफट दिख सके। बस एक CPC का अलग रखना पड़ता है, बाकी तो लगभग सब हो जाते हैं। और राजस्थान के जो लोकल है वो तो मेरे पास एक बुक होती है, उसके अंदर रेंट कंट्रोल, लैंड रेवेन्यू, टेनेंसी एक्ट हो जाता है, तो 3 in 1 हो जाता है। पर वो सिर्फ हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, ये अच्छा आपको लगेगा। एक और काम कर सकते हो, जैसे आप बैरेक का फोटोकॉपी करा लिया, ठीक है, उसमें ना पेजेस छुड़वा दो। जैसे आपको नोट्स बनाने हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने ये पेज का फोटोकॉपी कराया, ये खाली रख लो,
ऐसे कर लो ताकि यहाँ आप अपने नोट्स लिख सकते हो। तो आपका वो हमेशा के लिए जैसे 6 का सेट बना दो, ये 6 महीने एक साथ कर लेती हूँ, ये 6 एक साथ कर लेती हूँ, ये 6 एक साथ कर लेती हूँ, फिर उनके पेजेस भी छोड़ दो, तो वही आपके नोट्स बन जाएंगे। तो आपका डायरेक्ट वही आपका नोट सब कुछ हो जाएगा। ऐसे करके आप अपनी स्टडी को एकदम स्मार्ट कर सकते हो और सबको एकदम शॉर्ट में कर सकते हो। और हाँ, लिखो, जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखो, क्योंकि सारा खेल लिखने का है। आपने अगर लिख लिख के प्रैक्टिस की ना तो फिर आप तो 100% सेलेक्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे ना, क्योंकि बैरिक की लैंग्वेज तो लिखनी पड़ती है, पहली प्रायोरिटी हमेशा बैरिक की लैंग्वेज होती है, और आफ्टर देन आपके केस लॉज और अदर थिंग्स होती है। तो आप लिख लिख के करो, एक बार लिखा हुआ यहाँ पे छप जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। हाँ, मेरी बात बुरी लगी होगी डेफिनेटली, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। मेरी कोई बात आपको बुरी लगे ना, और इम्प्लाइडली ऑलवेज सॉरी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।